वी विल टेक द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दो स्लोप हो गया ना हमारे पास, इफ योर सैंपल इज शोइंग टू पोर्शन ऑफ द कर्व, recompression curve, this one for example, और उसके बाद ये, तो you will take the slope of this line and you will take the slope of this line, ठीक है। तो जो recompression curve है उसका slope और आपकी जो normal curve है उसका slope आपके पास आ जाएगा। I hope कि ये तो आपने पढ़ा होना चाहिए। The slope of the recompression curve is known as recompression coefficient, और जो normal compression है this is compression index C sub R, CR जिसको आपके होता है, CR is the recompression index and CC is the compression index. So CR is the slope of the recompression curve and CC is the slope of the normal compression curve. दोनों के लिए जो फॉर्मूला है इस ग्राफ से, अगर ये E है और इस तरफ log of P है, तो that will be the delta E over log of higher pressure P2 over P1. मैं थोड़ा सा दूसरा कोई अपने को नोट्स खोल के आपको दिखाता हूँ। लेट्स से जस्ट अ मिनट। ओके जी, आप वैस नजर आ रहा है? यस सर। इसमें अब वही बात, अब दोबारा से क्वेश्चन ड्राइव करना चाह रहा हूं मैं। लेट्स से आपने देख लिया, मैंने लिखा है P नॉट प्राइम में, नोटेशन डिफरेंट है, ये ओवरबर्डन प्रेशर है P नॉट प्राइम, वहां सिग्मा जी वो कह रहा था, अब P नॉट प्राइम एंड PC। इफ P नॉट प्राइम एंड PC आर ऑलमोस्ट सेम, मैं ऑलमोस्ट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ इसलिए कि जो आपने फील्ड में ओवरबर्डन स्ट्रेस निकाली और लेबोरेटरी में आपने प्रेशर निकाला, तो एग्जैक्टली बराबर होना जरूरी नहीं है। देयर विल बी सो मेनी डिस्टर्बेंस सैंपल की, और आपने सैंपल ट्रांसपोर्ट किया है, एक्सट्रूजन किया है, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। लेट्स से अ डिफरेंस ऑफ 15 to 20% भी अगर आएगा, फॉर एग्जांपल इफ P नॉट प्राइम इज 100 एंड PC कम्स टू बी 110 or 115 or even 120, so we will say it is almost same, because we can say it's normally consolidated. But if the P naught prime, that is the overburden stress, is less, far less, more than, difference is more than 20% PC, so this is known as OCC, over consolidation ratio, ठीक है जी। अब इस कर्व में फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट, नीचे वाले कर्व्स को आप फोकस करें, दिस वन जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट पोर्शन एंड दिस इज सेकंड पार्ट, दिस स्लोप corresponding to this transition point is PC, the slope of this line and slope of this line, this is CC, this is CR, and the equation of this will be this लिखी हुई है C sub R और CC एक ही इक्वेशन होगी, हर एक ही, डेल्टा E log of P2 पहला हायर प्रेशर, P1 लोअर प्रेशर, जैसे ये P2 है ये P1 है, तो ये आपकी इक्वेशन होगी डेल्टा E log of P2 over P1. For this one CR will be lesser and CC will be higher, ठीक है जी। The same, I'm going towards the derivation. For example, this is I'm writing again CC delta E log of P2 over P1, और डेल्टा E की वैल्यू आपने यहाँ से इक्वल टू CC log of P2 over P1. What is P2 and what is P1? हमारी एक्चुअल फील्ड कंडीशन के लिहाज से P1 is our initial pressure which is equal to overburden stress at the point of interest. जहां भी जिस लेयर की हमने सेटलमेंट निकालनी है उसकी इनिशियल स्ट्रेस क्या होगी, that is the overburden stress at that point. P2 will be the final stress. It means it will be P1 plus the increase in the stress. So you can say P2 will be equal to P1 plus delta P. And delta P कहाँ से आएगा? We have discussed three reasons. It can be from the fill, it can be from the foundation, it can be from lowering the groundwater table. yes. सेटलमेंट कैसे हमारे पास आएगी? हमने ये फील्ड की हमारी को सॉइल की लेयर है, हमने प्रेशर इसके ऊपर लगाया, इट सेटल्स डेल्टा H.
हमने उसी लेयर से ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन हमने सैंपल एक रिकवर किया, हमने लेबोरेटरी में ले आए और उसके ऊपर हमने, तो सैंपल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आई कैन से कि जो स्टेन सैंपल में लेबोरेटरी में हो रही होगी वही स्टेन फील्ड में हो रही है। इज इट? ये तो ले सकते हैं ना, तो वही सैंपल है, उसी लेयर से लिया गया है, फाइन ग्रेन सॉइल है, सैंपल चाहे छोटा भी हो, इट विल ट्रूली रिप्रेजेंट द होल लेयर। तो मैं कह सकता हूं द स्टेन which the sample will observe in the laboratory will be the same which will be observed in the field. So I can say in the laboratory जो stain है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा ई ओवर 1 प्लस ई डेल्टा एच ओवर एच, ये अगर आप देख सकते हैं। और फील्ड में स्टेन होगी जो टोटल सेटलमेंट हो रही डेल्टा एच डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द लेयर। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा एच इज द फील्ड सेटलमेंट दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई ओवर 1 प्लस ई नॉट इनटू एच। दिस इज एच नॉट, सॉरी जी, यस एच। इंस्टेड ऑफ डेल्टा ई, ये डेल्टा ई है तो ये डेल्टा ई इधर लिखा हुआ है, तो मैंने ये प्लेस कर दिया डेल्टा ई की जगह। तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई, सी सी इंटू एच लॉग ऑफ P2 ओवर P1। P2 को स्प्लिट करके लिखा हुआ है P नॉट प्राइम, दिस इज द ओवरबर्डन प्रेशर, प्लस डेल्टा P ओवर P नॉट 1 प्लस E नॉट। ठीक है जी, तो ये CC है। इफ ये जरूरी नहीं है कि जो आप सैंपल लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे दोनों पार्ट कर्व के आपको नजर आए। नो, इफ द सैंपल यू हैव टेकन फ्रॉम वेरी क्लोज टू द फील्ड लाइक 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर्स, वो ओवरबर्डन प्रेशर इतना कम है और अगर वो सॉइल जो है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, तो वो आपकी जो कर्व आप ड्रॉ करेंगे उसमें आपको नजर नहीं आएगी, एक ही पार्ट नजर आएगा जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व का होगा। ठीक हो गया, तो लिहाजा वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगी। अगर आपकी कर्व के दो पार्ट हैं तो देन यू कैन से कि फर्स्ट पार्ट इज द रिकम्प्रेशन और दूसरा जो है वो नॉर्मल कंप्रेशन है। तो फर्स्ट केस जो है ना वो ये है नॉर्मली कंसोलिडेटेड डेल्टा एच, जिसमें आपके पास ये सीसी एक ही कर्व है आपके सैंपल की कंसोलिडेशन टेस्ट से। तो फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्लेस सीसी ओवर 1 प्लस ई नॉट इनटू एच लॉग ऑफ पी नॉट प्राइम प्लस डेल्टा पी ओवर पी नॉट प्राइम। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी हुई है, ये आपको यूज करनी हमने। तो दिस इज फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मुझे प्रॉब्लम दिया गया है वो सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है, मुझे कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द पास्ट डिस्कशन यू मे ड्राइव समथिंग। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो सॉइल है या सैंपल है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड? सर वो तो हम वो निकालेंगे ना कि प्रेजेंट प्रेशर कितना है, लाइक कितना लग रहा है, ओवरबर्डन प्रेशर पीछे पास में कितना था, पास में कितना था। बिल्कुल सही, सही पहुंचे हैं कि आपने टेस्ट किया, अगर आपके पास पीसी की वैल्यू मौजूद है, सैंपल जिस डेप्थ से लिया गया है वो आप कंपेयर कर लें, अगर वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं तो आप कहेंगे ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जब आपने टेस्ट किया, आपने कर्व बनाई, तो एक ही कर्व आई है आपके पास, एक ही पोर्शन कर्व का नजर आ रहा है जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, प्री जो कंप्रेशन है वो पार्ट नजर ही नहीं आ रहा। तो ये भी, इसका भी यही मतलब है कि वो प्रेशर है ही नहीं वहां पर। ठीक है ना, आपने सैंपल डेप्थ चूंकि बहुत ही थोड़े 2 मीटर से 3 मीटर से सैंपल लिया है, वो इतना कम प्रेशर है कि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इफ देयर इज वन पार्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम द कंसोलिडेशन टेस्ट, इट्स अंडरस्टूड द केस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। तो आपने जो मेजर पार्ट है कर्व का, जिसको हम नॉर्मल कर्व कह रहे हैं या विजन कर्व कह रहे हैं, उसका जो स्लोप है दैट इज सीसी, वो यूज कर लेंगे, वो हमारे पास है। ई नॉट इज द इनिशियल वॉइड रेशो, जब आपने सैंपल रिकवर किया है फील्ड से, लेबोरेटरी टेस्ट आप कर रहे हैं कंसोलिडेशन, उसका पार्ट है ई नॉट आपके पास आ जाएगा, इट मीन इट विल बी नोन। ठीक है जी, पी नॉट प्राइम ओवरबर्डन स्ट्रेस है उस डेप्थ के ऊपर जो आप मालूम कर सकते हैं। डेल्टा पी इज द एडिशनल स्ट्रेस which will be coming from your structure। आपकी फाउंडेशन है, आपका फिल है, आपका वाटर टेबल नीचे गया है, तो वो हमें यहां से पता चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सेटलमेंट आ जाएगा। केस 2 ये लिखा हुआ है, ये 3 प्रेशर लिखे हुए हैं यहां पर, ये देखें।
पी नॉट प्राइम ओवरबर्डन प्रेशर है, पीसी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, जिसको मैंने पीएफ लिखा हुआ है, एक्चुअली ये है फाइनल प्रेशर आप कह लें। 3 प्रेशर हो गए ना, एक इस वक्त का प्रेशर है जो मौजूद है जहां ग्राउंड जब आप डील कर रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर कह रहे हैं। एक पास्ट का प्रेशर है जो लग चुका है कभी, वो कंसोलिडेशन टेस्ट से आएगा। एक फ्यूचर का प्रेशर है जो मुझे पता है कि जब मैं बिल्डिंग प्लेस कर दूंगा तो किसी लेवल के ऊपर फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो तीनों को कंपेयर करके हमें इक्वेशन यूज करनी है। इफ योर फाइनल प्रेशर इज लेसर देन पीसी बट पीसी इज ग्रेटर देन पी नॉट, ये केस है। प्रैक्टिकली ये कौन सा केस होगा? अगर मैं देखूं कि वहां पे एक बिल्डिंग थी पहले, लेकिन जो मैंने अब बिल्डिंग बनानी है उसकी वजह से जो प्रेशर है पी एफ विल बी लेसर देन पी सी और पी सी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन पी नॉट। ठीक है, ये वही केस है वेयर आई से कि पहले वहां पे हैवी स्ट्रक्चर था, वो हमने वहां से डिमोलिश कर दिया हुआ है। अब आप जो प्लान कर रहे हैं वो एक लाइटर स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो प्रेशर फाइनली नीचे ग्राउंड पे जाएगा इट विल बी लेसर देन पीसी। ये ठीक है बात? यस सर। यस सर। इस कर्व में मैं नीचे चले जाऊं, ये आपका इनिशियल प्रेशर है जहां से आपका ओवरबर्डन इधर कहीं होगा। आपने जब स्ट्रक्चर प्लेस करनी है तो इस लाइन के अलोंग आपका प्रेशर बढ़ना है। आप कह रहे हैं पीसी से आप कम होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जब स्ट्रक्चर प्लेस हो जाएगी आप पीसी लेवल को अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, आप इस कर्व के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। आपका प्रेशर ऐसे ही है ना, इधर ही, इसके अंदर। यस सर। ठीक है जी। तो क्या चेंज आएगी आपकी प्रीवियस इक्वेशन से? ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली नंबर 1 इक्वेशन जो है, उसमें क्या चेंज आएगी? आप पहले ही पार्ट में हैं तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन सेम है। क्या चेंज आई है? जो सी था उसको कोफिशिएंट से हमने रिप्लेस कर दिया है जो रिकम्प्रेशन का कोफिशिएंट है, क्योंकि आप उस पार्ट के अंदर ही रह गए हैं। आपका जो पाथ है, आपने पी नॉट से ट्रेस करना शुरू किया तो आप रिकम्प्रेशन पाथ के अलोंग जाके पीसी तक पहुंचेंगे, फिर आप पीसी से आगे जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है फाइनल, इट इज लेसर देन पीसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 and 1 आर वेरी सिमिलर, just replacing CC from equation 1 with CR in equation 2. ओके? यस सर। ठीक है। और दूसरी, OCR के 2 केसेस हो गए ना। OCR के 2 केसेस हैं। OCR का पहला केस जो है वो ये है कि आपका फाइनल प्रेशर प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से कम ही होगा। मींस कि आपने, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं कि यू आर नाउ कंस्ट्रक्टिंग ए लाइटर स्ट्रक्चर एंड इन द पास्ट देयर वाज ए हैवी स्ट्रक्चर। ये वो केस है। और CR की वैल्यू एज कंपेयर टू CC इज वेरी लेस, मे बी 10 टाइम्स लेस। तो सेटलमेंट जो फ्यूचर में हुई थी उससे 10 गुना कम सेटलमेंट होगी, तो वी नीड नॉट टू वरी। केस 2 इज वेयर फाइनल प्रेशर इज गोइंग टू एक्सीड PC एंड PC इज ग्रेटर देन P नॉट। ठीक है जी। ये वो केस है जहां पे किसी का माल रोड पे डबल स्टोरी घर था, अब्बा जी रुखसत हो गया, बच्चे ये कह रहे हैं कि वो घर गिरा के वहां हम एक मल्टी स्टोरी प्लाजा बनाते हैं। ठीक होगी बात? ये वो केस है कि फाइनल में जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर था वो लाइटर स्ट्रक्चर की वजह से अब फाइनल प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है जी। अब मैं उसी कर्व पे दोबारा चले जाऊं। आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहां से शुरू होगा P नॉट। अब आपने बिल्डिंग ऐड करनी शुरू कर दी, पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी। जब तक आप पास्ट की जो स्ट्रक्चर थी उसके बराबर पहुंचे तो आप PC तक पहुंच गए। अब आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। अब आप आगे 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 समवेयर आप यहाँ कहीं आके रुके। तो अब आपकी जो सेटलमेंट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, 2 हिस्सों पे डिपेंड कर रही है। एक हिस्सा है विच इज कंट्रोल बाय C सब R और दूसरा जो है वो इट इज कंट्रोल बाय CC। पहले हिस्से में कम सेटलमेंट है, दूसरे में ज्यादा सेटलमेंट है। तो जी ठीक है ये बात। लेट दी क्वेश्चन टू बी मॉडिफाइड। अब आपके 2, बिकॉज यू आर ट्रेसिंग 2 पार्ट ऑफ द कर्व, देयर विल बी 2 पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो थर्ड जो केस है हमारा OCC का दूसरा केस, या वैसे थर्ड केस, पहला पार्ट हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम P नॉट से आप PC तक पहुंचे तो C सब R 1 + EH log ऑफ हायर प्रेशर। पहले पार्ट के लिए हायर प्रेशर क्या है? PC, इनिशियल प्रेशर P नॉट प्राइम, प्लस
अब आप दूसरे सेगमेंट में एंटर हो गए, सीसी, उसका स्लोप सीसी है 1 प्लस ई नॉट इंटू एच लॉग ऑफ हायर प्रेशर। अब आपका हायर प्रेशर जो है वो पी नॉट आपका ओवरबर्डन प्रेशर है, टोटल डेल्टा पी जितना आपका ऐड होना है ये फाइनल प्रेशर हो गया। इस सेगमेंट के लिए जो इनिशियल प्रेशर है वो पीसी होगा, क्योंकि आपके दो हिस्से हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग मैंने इक्वेशन आपने लिखी है। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट, यू कीप टू बी वेरी क्लियर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर और इन योर माइंड। हो सकता है एक ही प्रॉब्लम में आपको तीनों इक्वेशन यूज करनी पड़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, हर लेयर के लिए हमें ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी नॉट एंड टीसी फॉर दैट लेयर। अगर वो ऑलमोस्ट बराबर है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, पहली लाइन पहली इक्वेशन होगी। अगर आपका पीसी की वैल्यू ज्यादा है और आपकी फाइनल प्रेशर कम है, क्वेश्चन नंबर 2 होगी, क्वेश्चन नंबर 3 होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ज़हन में आपके होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। ओके सर। एनी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। ओके, अच्छा अब इसमें एक मसला आएगा। फॉर एग्जांपल मसला ये आएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं पीसी और पीएफ को कंपेयर करना है हमने। पीसी हमारे पास सिर्फ उस पॉइंट का होगा जहां पे आपने सैंपल रिकवर किया। ऐसे ही है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 मीटर डेप्थ के ऊपर एक सैंपल लिया यूडीएस का और मैंने वो टेस्ट किया, तो पीसी मेरे पास आ गई उसकी वैल्यू और वहां पे मेरे पास पी नॉट भी है, मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। बट इन दी कैलकुलेशन आपके पास तो नीचे ग्राउंड का इन्फ्लुएंस जोन काफी ज्यादा। लेट से आप 8 मीटर्स के ऊपर आपकी एक लेयर है, उसकी मैंने थिकनेस, उसकी भी सेटलमेंट निकालनी है, बट आई डू नॉट हैव द सैंपल देयर, ठीक है ना। तो मैं कैसे कंपेयर करूं, बिकॉज वहां पे पी नॉट प्राइम भी चेंज हो गया और पीसी की वैल्यू भी चेंज होगी, बिकॉज पीसी जो है वो टोटल प्रेशर है पास्ट का, जिसमें उस वक्त का ओवरबर्डन प्रेशर और डेल्टा पी दोनों शामिल है, ठीक है जी। उसको हैंडल करने के लिए हम इस तरह की कुछ कंसेप्ट कर सकते हैं कि पीसी जो है उसको उसने दो हिस्सों में लिख लिया। जब पास्ट में हम कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर उस पर लगा था, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट प्राइम उस वक्त जो ओवरबर्डन प्रेशर था प्लस डेल्टा पी एम, जितना एडिशनल प्रेशर लगा था, ये टोटल पीसी होगा ना। तो डेल्टा पी एम इज नोन एज ओवर कंसोलिडेशन मार्जिन। मुख्तलिफ डेप्थ के ऊपर पीसी की वैल्यू लेने के लिए, फॉर एग्जांपल ये सैंपल था तो यहाँ पे तो पीसी की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर मैंने यहाँ से पीसी की वैल्यू लेनी है तो वो मैं कैसे मालूम करूँ। वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस पीसी वैल्यू, जो इस वक्त ओवरबर्डन प्रेशर है वो आप उसमें से माइनस कर दें, यू विल गेट डेल्टा पी एम, ओवर कंसोलिडेशन मार्जिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा पी एम आ गया। अब मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे, तो आई विल कैलकुलेट द ओवरबर्डन प्रेशर एट दिस डेप्थ और उसमें मैं ये डेल्टा पी एम जमा कर दूंगा, तो आई विल गेट द पीसी वैल्यू एट दिस डेप्थ। तो मुख्तलिफ डेप्थ के ऊपर पीसी की वैल्यू लेने के लिए हम ये इनडायरेक्ट तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि किसी भी सॉइल, अगर वो सॉइल लेयर एक ही है लेकिन हम उसमें सब लेयर बनाएंगे, तो उस सूरत में हम डेल्टा पी एम निकाल के उसको वापस जाके उस डेप्थ के ऊपर उसके अंदर पी नॉट प्राइम विल ऐड। सो दिस वे ये इक्वेशन लिखी हुई है कि एट एनी डेप्थ अगर हमें पीसी की वैल्यू चाहिए, तो एट दैट डेप्थ व्हाट इज द प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर प्लस डेल्टा पीएम, जो कि हमने यहां से निकाल लिया। तो दिस इज सर ये जो डेल्टा पी एम है ये किसके इक्वल है? ये इक्वेशन क्या लिखी है? पी सी माइनस पी नोट इनिशियल प्रेशर जो था जी, पीसी जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है जी सर, और माइनस पी नॉट प्राइम। फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल दिखाया गया ना, ये वाला, यस सर, फॉर एग्जांपल इसका पीसी की वैल्यू 100 है, लेट्स से 100। जी सर, इस डेप्थ के ऊपर जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है वो सपोज 50 है, राइट लेकिन सर, पीसी की वैल्यू 100 है। अब पीसी ज्यादा है ना पी नॉट प्राइम से, यस सर, इतना ज्यादा है, उनका डिफरेंस जो है वो ओवर कंसोलिडेशन मार्जिन है। या दूसरे लफ्जों में आप इसको ये समझ लें कि ये पास्ट में एडिशनल स्ट्रेस थी जो अप्लाई हुई थी। ओके, ठीक हो जी, गया। अगर मैं अब
ये सैंपल 5 मीटर पे था, मैं नीचे 10 मीटर इसी क्ले के अंदर नीचे 10 मीटर नीचे जाके पीसी की वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब जी क्या सर। करूंगा कि इस डेप्थ के ऊपर जो इस वक्त ओवरबर्डन है वो मालूम यस कर सर, लेंगे, हाँ, और जो उस डेल्टा पी एम जो मैंने इधर से निकाल लिया है एडिशनल जो है उसको कांस्टेंट मान लें हम, तो वो उसमें जमा कर दें, तो इस डेप्थ का पीसी आ जाएगा। तो डिफरेंट डेप्थ के ऊपर पीसी लेने के लिए आप डेल्टा पी एम प्लस उस डेप्थ का पी नॉट प्राइम ऐड कर लें उसमें। ठीक दिस है इज सर। हाउ वी कैन, क्योंकि ये हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये इशू आएगा कि हर डेप्थ के ऊपर या हर लेयर के ऊपर आपके पास सैंपल तो नहीं होगा। सैंपल तो हो सकता है आपके पास 10 मीटर की लेयर है, उसमें एक ही सैंपल है या दो ही सैंपल है, लेकिन हम कैलकुलेशन जब करेंगे सेटलमेंट की, इट इज रिकमेंडेड कि आप एक बड़ी लेयर को सब लेयर्स में डिवाइड करें और उनकी अलग-अलग सेटलमेंट कैलकुलेट करें। तो हर लेयर के लिए फिर पीसी की वैल्यू चाहिए। जी सर, ठीक हो गया। ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, स्टेप्स हैं कि अब सेटलमेंट अगर आपने मालूम करनी है तो वो आप कैसे मालूम करेंगे। नंबर 1, गेट द सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपका ग्राउंड है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है उसका आप सॉइल प्रोफाइल बना लेंगे और उसकी सॉइल की प्रॉपर्टी नोन होनी चाहिए। तो ये आपने जैसे बोरिंग लॉग बना लिया है, लेबोरेटरी टेस्ट कर लिए हैं, तो आपने हर लेयर के लिए सॉइल पैरामीटर भी डिफाइन कर लिए। ऑब्वियसली कंसोलिडेशन एनालिसिस करना है तो हमें कंसोलिडेशन पैरामीटर चाहिए होंगे। सेटलमेंट के लिए जो हमें पैरामीटर चाहिए होंगे वो आपको चाहिए होंगे ई नॉट इनिशियल वॉइड रेशो जो कि पार्ट है कंसोलिडेशन टेस्ट का। आपको गैमा चाहिए होगा, वो मौजूद है। आपको पीसी चाहिए होगा, वो टेस्ट से आ जाएगा। आपको सी सब आर चाहिए होगा, आपको सी सी चाहिए होगा। ठीक है जी, ये पैरामीटर आपको चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स वो कह रहा है कि हर लेयर के आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, each silt and clay layer must have at least one consolidation test. For sandy layers, estimate CC over 1 plus E naught value from the literature, which can be CC over 1 plus E naught 0.005 to 0.009. जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इन द एनालिसिस अगर कुछ सैंड लेयर्स भी आ रही हैं तो एक तरीका ये है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन द सैंड लेयर। बट इफ योर सैंड लेयर्स आर अंडर वाटर, जब आप लोड अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन सेटलमेंट उसमें भी होगी। लेकिन हमारे पास कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करना सैंड लेयर के ऊपर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसके लिए वो कह रहा है कि लिटरेचर कहता है कि आप उस लेयर को भी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के एनालिसिस में ऐड कर लें। तो उस सूरत में यही हमारे पास पैरामीटर हमें एक्चुअली चाहिए, सी सी और 1 प्लस ई नॉट पे पीछे क्वेश्चन तो मैंने दिखाई हैं। तो ये वैल्यू लिटरेचर में इसी किताब के 11वें चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है। तो उसने बताया कि सैंड अगर लूज हो, मीडियम हो, डेंस हो, तो आप इस रेंज में इस फैक्टर की वैल्यू यूज कर लें। सी सी और 1 प्लस ई नॉट 0.005 फॉर डेंसर सॉयल सैंड एंड 0.009 फॉर लूज सैंड। तो इसकी रेंज में हम अज्यूम कर सकते हैं। इस तरह हम सैंड की लेयर को क्या कहते हैं इंक्लूड कर सकते हैं इन दी एनालिसिस। नंबर 3, फॉर ओसीसी लेयर गेट डेल्टा पीएम इज इक्वल टू पीसी उस सैंपल का, और वो सैंपल जहां से लिया गया है उस डेप्थ के ऊपर ओवरबर्डन स्ट्रेस निकाल लें, तो ये डेल्टा पीएम आपके पास आ जाएगा। फॉर हार्ड लेयर्स असाइन सी सी 0। अगर आप समझते हैं कि नीचे एक हार्ड लेयर आ गई है लाइक रॉक, ठीक है ना, तो उसको एनालिसिस में बेशक शामिल ना करें। अगर शामिल करना चाह रहे हैं सी सी 0 कर देंगे तो इट मीन्स के वो सेटलमेंट 0 ही आ जाएगा। जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवाइड द थिक क्ले लेयर्स इनटू सब लेयर्स नियर द बॉटम ऑफ द footing. Keep the layer thickness smaller and thicker at deeper depth. Thinner the layer, more accurate is the result. अब इसमें इशू ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैव ए ग्राउंड विच ऑल इज क्ले बिलो योर फुटिंग, लेट्स से आपकी फुटिंग 3 मीटर्स की है, उसका इन्फ्लुएंस जोन 10 मीटर नीचे है जिसमें सेटलमेंट होनी है, और सारी 10 मीटर वो क्ले ही है। एक तरीका उसका क्रूड तरीका यह है कि हम 10 मीटर को एक क्ले लेयर मान लें और उसकी सेटलमेंट निकाल लें। दिस इज वेरी क्रूड वे। प्रिसाइज मेथड ये कह रहा है कि उस लेयर को आप सब लेयर्स में डिवाइड करें और हर लेयर की इंडिविजुअल सेटलमेंट निकालें और उसको ऐड अप करें। क्योंकि
जो स्टेन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और प्रेशर जो है वो आपका फुटिंग के करीब ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है, तो लिहाजा एक्यूरेट एनालिसिस के लिए ये है कि आप थिनर लेयर्स यूज करें। फॉर यूनिफॉर्म सॉइल लेयर एक ये रफ उसने तरीका बताया हुआ है कि इस तरह से कर लें। अगर आपकी यूनिफॉर्म सॉइल है, फर्स्ट लेयर आप लें b/2, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग के बराबर आप b ले लें, तो वो पहली लेयर होगी, उसके सेटलमेंट निकालें। दूसरी लेयर हमारी b के बराबर होगी, ठीक है जी, स्क्वायर फुटिंग के लिए b और स्टिफ फुटिंग के लिए 2b, और तीसरी लेयर 2b और 4b। इस तरह करके आप मालूम करें, और इस तरह का टेबल यूज करके हम सेटलमेंट निकाल सकते हैं। लेयर नंबर 1 2 3, हर लेयर की थिकनेस b/2 b 2b फॉर एग्जांपल। देन हर लेयर के सेंटर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने ये प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, पीसी कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो फॉर एनी लेयर व्हाट विल बी योर रेफरेंस? योर रेफरेंस विल बी द सेंटर ऑफ द लेयर। फॉर एग्जांपल आपकी पहली लेयर b/2 है, 2 मीटर्स की है लेट्स से, तो p0 प्राइम आपने कहां कैलकुलेट करना है? हाँ, आपने लेवल फिक्स करना है ना, तभी p0 प्राइम आएगा ना। तो जो लेयर का सेंटर है 4 वो उसका रेफरेंस है। लेट्स से 2 मीटर्स की लेयर है, तो आप 1 मीटर नीचे जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो यहां लिख देंगे। गॉट दिस पॉइंट? सिमिलरली डेल्टा पी इंक्रीज इन स्ट्रेस, वो भी लेयर के सेंटर पे। आपके पास इंक्रीज आ गया, आपके पास इनिशियल स्ट्रेस है, फाइनल स्ट्रेस, इन दोनों को जमा करके ये फाइनल स्ट्रेस आ जाएगी। अगर आपकी ये ऊपर मैंने लिखा है नॉर्मली कंसोलिडेटेड, अगर आपकी क्ले जो है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, अगर ओवर कंसोलिडेटेड है तो यहाँ पे हमें पीसी का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद तो ये इक्वेशन अप्लाई करनी है cc/1 + E0, और ये तो ये आपने हर लेयर की अलहदा सेटलमेंट आ गई, ये आ गया, ये आ गया, और आपने एड अप कर लिया, तो यू विल गेट दिस। अब इसमें जो इशू आएगा वो ये है, p0 प्राइम यू कैन कैलकुलेट वेरी क्विकली। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? जो इंक्रीज इन स्ट्रेस है मैंने पीछे बता भी दिया कुछ, कि अगर तो आपका फिल है, इजी है, जितना फिल की थिकनेस इनटू गामा है वो सब में लेयर में ऐड हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा हर लेयर के लिए। जो इंक्रीज इन स्ट्रेस है इन केस ऑफ फिल मटेरियल इट विल बी सेम, बट द इशू इज व्हेन यू हैव ए फुटिंग। फुटिंग के लिए ये सारे आप तरीके कर चुके हैं, ये मैं जस्ट लिखे हुए हैं। अप्रॉक्सीमेट मेथड आई होप यू ऑलरेडी हैव लर्न, जिसको हम 2-1 मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। एट द सेंटर ऑफ द लेयर 1, फॉर एग्जांपल ये आपकी फुटिंग है, ये आपकी लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, तो इस लेयर का सेंटर H1 है फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग, ठीक है जी। तो उसके लिए Q प्राइम आपका फुटिंग का प्रेशर है, ठीक है जी। तो इसका आइडिया सिंपल है कि Q डैश इंटू बी इंटू एल, बी इंटू एल ये फुटिंग के साइज हैं, स्क्वायर फुटिंग है या रेक्टेंगुलर फुटिंग है। Q डैश इंटू बी इंटू एल, ये लोड आ गया आपके पास। नीचे जाके जो आपका लोड स्प्रेड है 2 in 1, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास ये लोड स्प्रेड इस तरफ को और इस तरफ को आएगा, उसका जो एरिया नीचे आएगा वो होगा B + H1 L + H1। तो ये आपने उसको दोबारा से डिवाइड कर दिया। एक्चुअली आपका ये आई फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, ये Q डैश फुटिंग का प्रेशर है, B + L ये फुटिंग का साइज है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय B + H। B से जितनी नीचे आपकी लेयर की थिकनेस की डेप्थ है सेंटर तक, वो B + H L + H, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये रेशो आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप मैं सेकंड लेयर की बात करूं तो Q डैश इंटू B इंटू L डिवाइडेड बाई B + H2 L + H2। अगर B और L बराबर हैं तो वो B + H2 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर फुटिंग के लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए अलग-अलग लिखना पड़ेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है। आई होप एक्यूरेट मेथड आप पढ़ चुके हैं। बॉडीनेस के अगर आपको याद हो, आप फुटिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसकी एक डायमेंशन x है, y है, यू फाइंड दिस x/z, y/z, और वेस्टरगार्ड मेथड से आप i की वैल्यू या ग्राफ से आप i मालूम करते हैं, और डेल्टा p जो है वो Q डैश इंटू i होता है। ये आप कर चुके हैं, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड जो अप्रोच हो सकती है वो ये एम्पिरिकल इक्वेशन है जो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द डेल्टा पी एट एनी लेवल। फॉर एग्जांपल
ये सर्कुलर फुटिंग है, तो डेल्टा पी किसके बराबर होगा, क्यू डैश, ये फुटिंग का प्रेशर है, इनटू 1 माइनस ब्रैकेट 1 ओवर 1 प्लस बी ओवर 2z, बी प्लस 2z। z क्या चीज है इस इक्वेशन में, बेस ऑफ द फुटिंग से लेकर सेंटर ऑफ द लेयर तक का जो डिस्टेंस है वो z है, जिसको मैं इधर ऊपर h1 h2 भी लिख रहा हूँ, ये z है इस फार्मूलेशन में। तो स्केयर होल रेज टू पावर 1.5, ये आपको नजर आ रहा है बस? यस सर, हल्का हल्का सा आ रहा है। ये किताब जो आपकी बुक है उसके अंदर भी है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर क्विक कैलकुलेशन के लिए हम ये अप्रोक्सीमेट मेथड यूज कर लेते हैं, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। तो डेल्टा पी मालूम करने के लिए बी ओवर एल जो फुटिंग के साइजेस हैं डिवाइडेड बाय बी प्लस एच, उस बेस से लेकर उस लेयर के सेंटर तक का डिस्टेंस एल प्लस एच इंटू क्यू डैश। तो ये तो मेरा ख्याल इसके लिए कुछ नहीं करना, तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। तो ये डेल्टा पी मालूम करने का तरीका था। एक एग्जांपल देखते हैं बस, मैं फिर आपको, एक्चुअली तो आपने ही ये काम करेंगे तो